ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स और इस वीडियो की या इस चैप्टर की ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते भाई रियल नंबर होता क्या। ठीक, और रियल नंबर क्या, इस चैप्टर को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ टर्म्स होते हैं और उससे पहले हमें ये चीजें भाई, एक डिवीजन ये होता है, एक डिवीजन ये होता है। ठीक, इनको अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, तो 2 to the 4 1 आया 0.0 और 5 भाई, ये पूरा कट गया। ठीक है, कैंसिल हो गया पूरा। इसमें देखते हैं 3 3 9 1 डेसिमल, फिर 3 टाइम चले जाओगे तो 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाना यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 9 आ जाएगा और ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये अपनी वैल्यू को बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहां से भाई एक चीज समझ में आती है कि यहां पर क्या है, ये डिवीजन क्या था कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, तो यहां पर क्या होता है, इसे बोल दिया हमने टर्मिनेटिंग। ठीक, ये हो गया टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक, यानी कि ये फ्रैक्शन में अगर इसे ब्रेक करें तो ये 5.2 होगा, तो ये 5.2 कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया। ठीक, यहां पर ये फ्रैक्शन कौन सा था, 10/3। ठीक, तो इसे ये क्या टर्मिनेट हो रहा है, क्या टर्मिनेट मतलब क्या है कि पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक, तो इसे बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। यानी कि 3 यहां पर था, फिर से 3 3 3 3 3 कंटिन्यू आता रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो यहां पर कर देंगे रिपीटिंग। ठीक, तो इस टाइप के ये जो फ्रैक्शन बना वो कैसा बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। और इस रिपीटिंग को ही कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक, तो दो बात समझ में आ गई। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है वो आगे जाके डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जो नहीं कटता है, ठीक है, नहीं कटता है, कंटिन्यू चलते जाता है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। साथ ही साथ अगर क्या है, अपनी वैल्यू को रिपीट करता जा रहा है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग बोलते हैं। एक टाइप का और नंबर रहता है हमारा, जैसे कि मान लेते 3.14567 इस टाइप से बढ़ते जा रहा है और इसमें कोई भी वैल्यू आपस में रिपीट नहीं कर रही। ठीक, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप की वैल्यू को क्या बोलोगे, इसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ क्या है कि नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी वैल्यू आपस में रिपीट नहीं कर रही। कोई भी वैल्यू का मतलब ये नहीं कि जैसे कि यहाँ 1 था और यहाँ पर 1 आ गया तो ये रिपीट कर गया, ऐसा कुछ नहीं। रिपीटिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के बाद चीजें रिपीट होने लगे। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, इस चीज को आप रिपीटिंग बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ जैसे यहाँ पर 1 4 5 6 7, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। जहां पर पैटर्न मिल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर रिपीटिंग हो जाएगा। जहां पर पैटर्न नहीं मिलता नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि ये इसे आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप फ्रैक्शन यानी कि इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। किसको, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग को। इतनी बात अभी हमने बेसिक समझ ली। ओके, अब देखते हैं ठीक है, अब देखते हैं हमारे रियल नंबर क्या होता है। अपने चैप्टर पर आता है रियल नंबर्स का। ठीक, तो रियल नंबर सबसे पहले तो समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, यह हमें नहीं पढ़ना है एक्चुअल में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फिर भी बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर से और प्लस एक इमेजिनरी नंबर से। ठीक, दो नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11 में पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर क्लास 11 में पढ़ोगे। हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग केवल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने रियल नंबर के पार्ट पर। ठीक, ओके, तो रियल नंबर फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। एक होता है रैशनल नंबर, ठीक, और सेकंड जो होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक, एक रैशनल नंबर होगा, दूसरा आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q, where
q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब वो सारे नंबर जहां पर हम किसी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां पर q की वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, उसको उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और इरैशनल क्या होते हैं कि दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, जिन्हें हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने क्या होगा अभी, जैसे इसके तो कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, जैसे 5/2, ठीक है, तो p अपॉन q की फॉर्म में रख दिया और यहाँ पर q नॉट 0, ठीक है, ये 0 नहीं है, 0.5, ठीक, तो 0.5 है तो भाई पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। या इसे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो तो 1/2 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में आ जाता है, ठीक। अगर आप इसे ऐसा लिख सकते हो 3 होल 1/2, तो इसे आप कैसे लिखोगे, ठीक है, 6 7 7/2, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बात क्लियर होगी, मतलब कि वो सारे नंबर जिनको हम लोग p अपॉन q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर बोल सकते हो, ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे केवल 5 है, ठीक, तो ये रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 0, ठीक, तो भाई 0 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में आप कुछ भी नंबर लिख दो, इसकी वैल्यू 0 ही रहती है, ठीक, तो ये भी क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक, जिसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, तो अब ऐसे समझ सकते हो वो सारे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि अगर आप बात कर लो पाई की, ठीक, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो पाई, ठीक, तो पाई अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ते थे भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, ठीक, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, बट एक्चुअली ये इतना नहीं होता है। ये क्या होता है कि हम लोग जस्ट कैलकुलेशन बेसिस पर हम लोग इतनी वैल्यू मान लेते हैं, बट इसका जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ये इसके आगे कंटिन्यू बढ़ती जाती, इसका कोई एंड अप नहीं है, ठीक है। आप नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ी सी वैल्यू होती है जो कि कभी एंड नहीं होती, ठीक। तो पाई क्या होती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, इस वजह से इसको कहां पर रखा गया है, इसे इरैशनल नंबर में रखा गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पाई की वैल्यू होती है 22.7, ठीक, तो पाई हमारा क्या है, इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसे हमने इरैशनल बोल दिया, ठीक, जबकि ये क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है सिंपली, ठीक, यानी कि इसे रैशनल बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज इरैशनल है, दूसरी रैशनल है, ठीक, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इक्वलिटी तो बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि एक इरैशनल है, दूसरा रैशनल है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत यहाँ पर बस इतनी सी आती है कि जो चीज यहाँ पर थी वही यहाँ पर है कि 22.7 जो होती है वो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले ली जाती है फॉर कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए या कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर सकें, इस वजह से 22.7 वैल्यू ले ली जाती है, अदरवाइज ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसलिए क्या होता है 22.7 जो रहेगा ये हमारा रैशनल की कैटेगरी में आएगा, और जो पाई रहता है वो किसमें, इरैशनल में आएगा, ठीक, ये बस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होता है, आप यहां पर लिख सकते हो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, जितने भी इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कौन होगा, जैसे कि आप लिख सकते हो 2.5, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये भाई टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि ये क्या डेसिमल के एक प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है, तो इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर कौन से हो जाएंगे, जैसे कि 3.333 इस टाइप से, ये डॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होकर जो खुद की वैल्यू को रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। यहां पर क्या हो जाता है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन
रिपीटिंग, और रिपीटिंग को एक और वर्ड लेते हैं लोग, नॉन रिकरिंग। ठीक, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग अगर कोई टर्म है हमारा तो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो हमारी इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पर 3.1426790125। ठीक, इस तरह यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग की भी क्या है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आपको कोई सेट पैटर्न भी नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है कि ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर आ गया है, इस वजह से किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारी इर्रेशनल में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसको भी हम लोग इर्रेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। अब प्राइम नंबर तो आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि दोज नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर मतलब कोई भी नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, दो से ना तो ज्यादा हो ना तो दो से कम फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो। जैसे 5 होता है तो 5 का 5 भी होता है, 1 भी होता है। जैसे 2 होता है तो 2 into 1। ठीक, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। फॉर एग्जांपल 6 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर्स हो जाते हैं, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है वो आती है 1 में। ठीक, बोला जाता है कि इज 1 अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, क्या 1 प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक, तो 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, डेफिनेशन ये कहती है कि वो सारे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उसी को हम लोग प्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, बट यहाँ पर क्या है कि इसका केवल एक ही फैक्टर मिलेगा, वो है 1। ठीक, तो इस वजह से 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया ये। ठीक, अब देखते हैं, अब इसका स्नैप ले लीजिए। अब देखते हैं क्या। अब जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 की बात करें, इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं, ठीक, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा होगा आपको क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है कि जस्ट आपको नंबर्स को देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। या तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला जो नंबर है। ठीक, यहाँ पर देख लो कि डेसिमल के बाद ये जाते 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 यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ। ठीक है, डॉट डॉट बाई नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ठीक, नहीं लगा तो इट मींस क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक, तो अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर आता है तो भाई ये क्या होगा, रैशनल होगा कि इरैशनल होगा। अब इस बात कैसा हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया था, हमारा रैशनल नंबर आ गया था, तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये होता है साइन किसका होता है, ये बार का साइन होता है। ठीक है, बार बार मतलब ये है जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2.53 बार। ठीक, तो जितने पोर्शन पर बार लगा होता है वो चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं, यानी कि 53, 53, 53 और ये अप टू इन्फिनिटी रिपीट होता रहता है। इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नंबर है, ठीक, डेसिमल के बाद ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट करेगा, अपने आप को बार बार रिपीट करेगा और कंटिन्यू रिपीट करता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये
इसकी कैटेगरी आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, और प्लस बार बार रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग। ठीक, तो ये किस कैटेगरी में आ गया था भाई? ये आ गया था हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में, तो ये हो जाएगा रैशनल। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर का। थर्ड टाइप देखते हैं। तो थर्ड टाइप जो है यहां पर देख सकते हो आप, पहली बात तो डॉट डॉट देखोगे आप, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस ये कहीं पर भी अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है क्या? कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है जो कि खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इस वजह से कैसा हो जाएगा? ये नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग हो जाएगा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो इस टाइप की कैटेगरी किस में आ जाती है? ये इर्रेशनल में आ जाती है। ठीक, तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का या एनसीईआरटी 1.4 में इसी टाइप की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का दे रखा होगा आपको। ठीक, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं बता रहे हैं, बट हाँ इससे मतलब जो मेथड होगा वो इसी पर बेस्ड रहेगा। ठीक, तो आपको खुद से करने होंगे, हम यहाँ पर जस्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं? जैसे कि 17/8। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पर 45/। देखो क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप से। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें समझना क्या है कि एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इसको थोड़ा सा स्पेशली हाँ, अब हो गया है कि जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो कुछ ऐसे हैं, जैसे 2.5। ठीक है, ओके, आगे लिखते हैं 2.35 इस तरह से नंबर। ठीक, तो ये दो नंबर लिख सकते हैं। ठीक, इनसे समझ जाएंगे। तो देखो क्या है कि अगर ये नंबर है, ये नंबर कैसे? टर्मिनेटिंग नंबर से। ठीक, नंबर हमारे कैसे हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक, तो जैसे हमने क्या करा, इस पॉइंट को हटाया, नीचे क्या गया? 10 आ गया। इसको हटाया तो नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक, अब देखो क्या, जैसे कि अब यहाँ पर क्या करोगे? अब जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आ जाएगा। जब इसका फैक्टर करेंगे तो नीचे क्या जाएगा? 2 × 2 × 5 × 5। ठीक, तो कहने मतलब क्या है? कहने मतलब सिंपल सी बात इतनी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये इसकी बात है, ये इसकी बात है। जैसे ये कहता है 2.35678 ये सेल है, तब भी क्या करोगे? जैसे आप डेसिमल हटाते हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। और इसमें क्या है, और यहाँ पर लिख दोगे 1 ठीक, तो इस तरह से। तो इन शॉर्ट बात ये है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होता है तो उसका डेसिमल जो फैक्टर होता है, उसका डेसिमल फैक्टर जो होगा वो हमेशा 2 और 5 के टर्म्स में ही होगा। क्लियर हुई बात? यानी फिर से बात सकते हैं, ये नंबर्स कैसे थे? टर्मिनेटिंग थे। पॉइंट के बाद क्या होता है? टर्मिनेट हो रहे थे। ये भी कैसा था? पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा था। ठीक, मतलब लास्ट में जाकर टर्मिनेट हो जाता है, फर्दर चल नहीं रहा था। ठीक, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, तो उसके डेसिमल फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा 2 और 5 के टर्म्स में ही रहेंगे। ठीक, 2 और 5 के टर्म्स में ही रहते हैं। ठीक, एक बात क्लियर होगी कि नहीं? तो एक बात हमें समझ में आती है कि फॉर एनी टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, फॉर टर्मिनेटिंग नंबर्स denominator must be equal to
द फॉर्म ऑफ, क्लियर होगी बात? मतलब कि अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, मतलब इस फॉर्म में ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है कि अगर मान लेते हैं हम लोग एक नंबर, ये टर्मिनेटिंग नंबर, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। अब यहाँ पर इसे हम लोग क्या करें, अपॉन में टर्न कर देंगे, अपॉन में टर्न करेंगे, ठीक। इसको काटो तो 1/5 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक और बात समझ में आती है कि अगर आपके पास केवल 5 है, ठीक है, या केवल 2 है, तो यहां पर भी क्या हो जाता है, वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। वो कैसे हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है जैसे कि 1/5 दे रखा है, ठीक। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्या है, 1/2 दे रखा है, तो ऊपर 5 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 5.10 आ जाएगा। यानी कि अब ये क्या है, ये कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। यानी इन शॉर्ट बात ये है कि हमारा कहने मतलब क्या है, हमारे कहने मतलब क्या है कि हमें पहचानने हैं कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे ये फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमारे क्वेश्चन ऐसे टाइप से आएंगे, ये फ्रैक्शन दे रखे होंगे, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नहीं है, ठीक। अब आप तो कहोगे भाई हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर दे, जस्ट भाई इस 45 से हम 5 को डिवाइड करें, अगर बाद में कट जाता है या कर, ठीक, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। बट हमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा होगा विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करे बिना ही हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, ठीक। तो वहां से हमें बात क्या समझ में आती है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 5 है, 2 है, या तो 2 और 5 दोनों चीजें, ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो भी नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर होगी बात, ठीक। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए, ठीक। अब भाई ये फ्रैक्शन दे रखा था, ठीक, ये फ्रैक्शन दे रखा, आपसे पूछेगा विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉट, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, ठीक। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, ठीक। तो आप कैसे करोगे, 17 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हो गया, अब नीचे देखो, अब हमें थ्योरम समझ में आ गई है कि डिनोमिनेटर जो है या तो इस फॉर्म में हो, या तो डिनोमिनेटर जो है किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n के फॉर्म में हो, या तो जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में, 5 की पावर m में हो, ठीक। जहां पर m क्या है, ये कुछ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, m और n जो भी है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया कि इस फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर 3 के फॉर्म में है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक। अब इसे अगर प्रूव करना है, ठीक, अगर हमें प्रूव करना है, ठीक, तो आप कैसे करोगे, प्रूव करना है कि अगर आपसे पूछ लिया गया है कि जो है इसको बताओ कि कितने डेसिमल के बाद जो है या कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, ठीक। तो आपको कैसे करोगे, आपको करना होगा, नीचे हमें क्या है 2 की पावर 3 मिल गई, तो आप क्या करोगे 5 की पावर 3 से नीचे और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर तो क्या है, एक 2 और एक 5 मिलकर क्या होना, 10 मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 है और 3 5 है, तो मिला के कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर क्या है, 17 का मल्टीप्लाई किससे करें, 1 2 5 से कर दो। अब इनका करो मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, जो भी आएगा उससे आप क्या करोगे, 3 जो 1000 होता है 1000 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितना आता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 85 आ जाएगा, 34, तो इतना आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1000, 1 2 3 1 2 3 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 2.125, ठीक, इतना आएगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि कितने टर्म्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, डेसिमल के कितने टर्म्स के बाद ये चीज टर्मिनेट होगी, तो यहाँ पर कितना है कि 3 टर्म्स के बाद ये चीज टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर होगी बात की नहीं, तो हमें 2 चीज समझनी है कि ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसे बताएंगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कोई टर्म मिल जाए या 5 की पावर में मिल जाए या 2 और 5 दोनों के टर्म्स में मिले, तब ये क्या होगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन यही तक करेंगे सॉल्व करके। अगर वो पूछता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल के कितने पॉइंट्स तक या कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, ये पूरा प्रोसीजर करोगे और आपको
यहाँ तक समझ में आएगा कि कहाँ ठीक है, कितने कितने डिजिट बाद ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अगर आपसे पूछे ये चीज टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो आप कैसे करोगे? ये था ठीक, कैसे लिख सकते हैं ठीक है, इतना लिख सकते हैं। या चाहो तो आप पहले इसे सिंप्लीफाई भी करो। ठीक, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक, तो 45 ठीक, इतना आ गया। ठीक, यानी कि 9/25 आ जाएगा। अब 9 यहाँ पर 5 25 तो इसको 5 स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है। अब डिनोमिनेटर अगर 5 की पावर m में है तो ये कैसे हो जाएगा भाई? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई बात? टर्मिनेटिंग हो गया। अब दूसरी चीज क्या है? अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो नंबर है वो डेसिमल के कितने टर्म्स के बाद टर्मिनेट होगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 9 इतना था तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी ही, तो आप अगर 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 36 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2, यानी कि पॉइंट के 2 टर्म्स के बाद ये टर्मिनेट होगा। ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस ईयर आया था। ठीक है, 2020 के पेपर में। तो आप इसे थोड़ा सीरियस ले लें। इसे आप कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करोगे तो 1/9 बचेगा। 1/9 मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पर क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ना तो 2 के फॉर्म में है, ना तो 5 के फॉर्म में है, और ना ही 2 और 5 के फॉर्म में है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और प्लस रिपीटिंग। ठीक, इस टाइप के नंबर हमेशा रिपीटिंग ही होते हैं। मतलब कि रिपीटिंग मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर मिलेगा तो रिपीटिंग ही होगा वो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आप देखो क्या है, यहाँ पर 7 की 21 है, इसको काटोगे तो यहाँ पर जो है कट के आ गया 3 एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ से भी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि 7 3 या 21 हो जाता है। ठीक, तो फाइनली हमारे पास जो फ्रैक्शन बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, ये बचेगा। ठीक, अब नीचे देखो क्या है, नीचे 2 है भाई, बहुत सही बात है, हमें समझ में आ गया। बट यहाँ पर 3 होना चाहिए, नहीं 7 होना चाहिए, नहीं। ठीक, अगर यहाँ पर 3 या 7 में से कुछ भी उठता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक, ये कैसे हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा प्लस। ठीक, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देख लो क्या है कि एक्सरसाइज आती है अपनी 1.2। अब इसमें क्या है? इस एक्सरसाइज में है कि जो क्वेश्चन आना ही है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता ही पूछेगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, आपको प्रूव करना होगा √2 इज एन इरैशनल नंबर। आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 ही हो, यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट मैथड जो होगा वो सबका एक ही रहेगा। ठीक है, तो मैथड आपको समझना आने क्या होता है। ठीक, तो इसमें करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? तो हमें प्रूव क्या करना है कि √2 इज एन इरैशनल नंबर, कि √2 जो होगा वो हमारा इरैशनल नंबर होगा, ऐसा कुछ प्रूव करना है। ठीक, तो हम पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेते हैं, इसकी जैसे अपोजिट मान लेंगे। जो भी चीज हमें प्रूव करनी है उसके जैसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी मानेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है इरैशनल नंबर, बट हम लोग मान क्या रहे हैं? इसका जैसे अपोजिट, यानी कि रैशनल नंबर मान लेते हैं। अब कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक, लेकिन √2 है। ठीक, तो इसे हम लोग किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही डेफिनेशन होती है कि दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हो 4/16 ऐसा कोई लिखा हो, ठीक, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि इसको आप कैंसिल भी तो कर सकते हो। ठीक, कैंसिल भी कर सकते हो इस टाइप से आएगा। तो मान लिया कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। ठीक, तो यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, एंड और P और Q कैसे होने चाहिए? P
एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर। पी और क्यू कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक। इंटीजर्स कैसे होते थे? ठीक, इंटीजर्स होते हैं हमारे कैसे, जीरो होता है, फिर यहाँ पर क्या है, जितना भी जो भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं सारे इंटीजर ही करते हैं। 1 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस का 1 प्लस का 2, जितने भी नंबर होंगे प्लस इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 और -∞। जितने भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कह सकते हैं, जितने भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं अपने में कंप्लीट यानी 1 2 3 4, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो चाहे 0 हो, ठीक है, वो सारे कैसे होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक। तो ये पी और क्यू कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक। ओके, पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इंटीजर सी आ गया, ठीक, इंटीजर, ठीक। ओके, अब देख लेना हमने मान लिया। अब मान के चल रहे हैं कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर था जिसको हमने कट कर दिया, ठीक। कॉमन फैक्टर मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हमने लिखा था, ये लिखा था, मान के चल रहे पी और क्यू इस टाइप से है, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 1/4 बचेगा, बट इसके बाद ये अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सिमिलर यहाँ पर हमने सोच लिया कि पी अपॉन क्यू जो था वो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर था, ठीक है, उसको कट करने के बाद हमने क्या करा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, नाउ A and B are co-prime numbers। अब भाई को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक, तो को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच क्या फैक्टर केवल 1 होता है, ठीक है, यानी कि A और B है, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये दो नंबर्स कैसे हैं? को-प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, इनके बीच फैक्टर क्या है, केवल 1 फैक्टर होगा, ठीक, और कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2/3, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, केवल 1 को छोड़कर, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 और 16, जैसे ये लिखा था, तो ये को-प्राइम है क्या? नहीं, को-प्राइम नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 1 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, साथ ही साथ किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में भी आ जाते हैं, तो ये को-प्राइम नहीं है। यही क्या, अगर 5.7 लिखा होता है तो ये केवल 1 की टेबल में आएगा दोनों, ठीक। और कोई ऐसी टेबल है जिसमें 5 भी आ जाए 7 भी आ जाए? नहीं है, ठीक। तो अगर क्या है, इस टाइप से नंबर आए जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो तो उसे को-प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेप हो गया है, यहाँ पर A एंड B आर द को-प्राइम नंबर्स, ठीक। अगर आपका मन है तो आप ये इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद अब क्या है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आ जाएगा, B√2 इक्वल्स टू, ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक। तो जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ पर b² × 2, यहाँ पर a², ये बना दो। अब देख लो, यहाँ पर क्या है, जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में लगेगा, तो b² a²/2, ठीक, ये। अब एक चीज देखो, क्या है, यहाँ पर कोई नंबर था जिसे आप 2 से डिवाइड करो, जहां पर हमने बोल दिया था a और b कैसे हैं, पहले ही इंटीजर नंबर है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप a² को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक, तभी तो इंटीजर नंबर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है कि a² कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिवाइड होगा 2 से, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। a² क्या है, वो 2 से डिविजिबल है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर हमारा a² 2 से डिविजिबल है तो भाई a भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक। ओके, अब हो गया, अगर यहाँ पर ये चीज होगी, उसके बाद क्या है कि अगर ये चीज है तो आप यहाँ पर a को क्या ले सकते हो, हमें पता है कि a क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2c, यानी कि a जो हो जाएगा वो
2c के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी 2 से डिविजिबल है तो भाई 2c लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई नंबर है फॉर एग्जांपल अगर 9 है, अगर बोला जाए 9 जो है वो 3 से डिविजिबल, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो आप 9 को क्या लिख सकते हो 3 into 3, यानी कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट ले ले तो यहाँ पर क्या 9 का आप क्या लिख सकते हो 3c लिख सकते हो कि नहीं, ठीक। तो वही वैसे ही यहाँ पर भी यह कह रहा है कि अगर a जो है 2 से डिविजिबल है तो a को आप क्या लिख सकते हो 2c लिख सकते हो, ठीक। यानी कि जहां पर a था, जहां पर a था वहां पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पर लिख देना पुट a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक। 2 में ही रख देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 था, ठीक। तो यहाँ लिख दोगे a की प्लेस कर दोगे 2c, इसका होल स्क्वायर कर दोगे बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ 2 4 c स्क्वायर बाई 2, इसको काटोगे तो 2c, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर इस 2 को नीचे लेकर आओगे तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हो गया कि सेम वही कहानी हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं b स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक। बस यही कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन डाल देते हैं और यहाँ पर भी एक इक्वेशन डाल देते हैं, अब भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि a इज डिविजिबल बाई 2, जो हमारा a था वो क्या है, वो 2 से डिविजिबल है, ठीक। अच्छा इस इक्वेशन में जो क्या है b इज डिविजिबल बाई 2, जो हमारा b है वो भी क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं, ठीक है। इन दोनों में a और b में कॉमन फैक्टर जो आया वो 2 आ गया, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर बोला था कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि क्या है वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक। बट जबकि यहाँ पर हमने क्या बता लिया, यहाँ पर हमें प्रूव हो रहा है कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक। ये तो यहाँ से हमें क्या है, जो हमने प्रेडिक्शन करा था, जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रखा था कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या होगा हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो रहा है। और किसकी वजह से रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर प्रेडिक्ट करा था, स्टार्टिंग में जो चीज प्रेडिक्ट करी थी कि जो रैशनल नंबर है वो सॉरी जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमने रॉन्ग प्रेडिक्ट करा था, इस वजह से क्या हो रहा है ये फॉल्ट आ रही है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन बस इतना लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 4 and 5, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 2 इज कॉमन इन between a and b, which is contradiction of our prediction, ठीक है। यहाँ पर क्या करा हमने कि लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, 4 और 5 से, यानी 4 और 5 से यहाँ पर क्या लिखा कि 2 इज कॉमन इन बिटवीन a and b, और a और b में क्या 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जो कि किस वजह से हो रहा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी प्रेडिक्शन का, जो हमने प्रेडिक्ट कर रखा था उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। सो √2 विल बी एन इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि √2 इज एन इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग लेट कर लेते हैं या इसे कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं इसका, ठीक है। और √2 को हम लोग लेट कर लेंगे, ये क्या ऐसा है हमारा एक रैशनल नंबर, ठीक। अगर रैशनल नंबर होता है तो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसे p/q में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, साथ में p और q कैसे होने चाहिए, हमारे इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, ठीक। बट इंटीजर होने चाहिए, बट यहाँ पर q जो है 0 नहीं होगा, ठीक। क्लियर है ये बात। उसके बाद क्या है कि अब हमने मान लिया कि इनमें अभी तक कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा था, हमने मान लिया भाई कुछ ये p/q था, कुछ इस टाइप से था, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ठीक।
तो हमने क्या किया, उसको सिंपली सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर क्या है 1/4। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो हमने क्या करा, वही P और Q को सॉल्व करा और A और B में से चेंज कर लिया। ठीक, अब A और B कैसे हो जाएंगे, ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, यानी इनमें कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक, अब अगर देखो क्या कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है तो ये बात हमारे पॉइंट रखना है, इस बात को माइंड में रखना है। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर b√2 और a आ जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसको अपॉन में ले जाएंगे। ठीक, अपॉन में ले जाएगा तो यहाँ से बात समझ में आती है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 होगा तो a भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अगर a 2 से डिविजिबल है तो a कहीं ना कहीं 2 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a के प्लेस पर 2c लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि इस a इक्वल्स टू 2c को हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ पर a था। जैसे हमने पुट करा यहाँ पर, ये हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर थी, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर a के प्लेस पर 2c लिखोगे तो 2c मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, 2 1 2 2, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को अपॉन में ले आओगे यानी कि b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पर b भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बनती है, एक इक्वेशन ये बनती है, तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि 2 दोनों में कॉमन है, किसमें, a और b में। ठीक, a और b में कॉमन है। ठीक, तो जो कि क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, जो भी हमने प्रेडिक्ट करा था, यानी कि विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर प्रेडिक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको लिख देना है कि √2 विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक, सिंपली, और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन